रामपुर नाम के गांव में जनवरी की कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। गांव के कोने पर बसी झुकी बस्ती में ठंडी हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां शरीर में उतर रही हों। उसी बस्ती में रहता था रमेश, जो कि एक गरीब सब्जी वाला था। रमेश छोटी सी झोपड़ी के बाहर टूटा फूटा ठेला खड़ा था, जिस पर सुबह सुबह बेचने के लिए सब्जियां रखी जाती थी। अंदर उसकी पत्नी नीमा और 2 छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी ठंड से कांपते हुए सिकुड़े पड़े थे। रमेश देखो ना, पिंकी का बदन भी बिल्कुल ठंडा पड़ा है। कंबल अपना पुराना हो गया है। आज तो चूल्हा भी नहीं जला, घर में लकड़ी खत्म हो गई और खाने के लिए राशन भी नहीं। क्या करूं नीमा, आज बाजार में सब्जी नहीं बिकी। लोग भी ठंड में घर से निकलना नहीं चाहते। कुछ दिन से तो कमाई ना के बराबर है। तभी गुड्डू रोते हुए बोला, बाबा मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं जी, घर में थोड़ी सी सब्जी तो है ना कच्ची। आज मैं उन्हीं को काटकर इनके लिए सलाद बना देती हूँ। कुछ तो पेट भरेगा। नीमा ने कुछ कच्ची सब्जियां उठाईं और उनका सलाद बनाकर उसमें नमक डालकर खा। उसे खाकर वो सब सो गए। फिर अगली सुबह धुंध से ढकी हुई थी, लेकिन सूरज का नामो निशान नहीं। रमेश ठेला लेकर निकल पड़ा तो नीमा ने जाते हुए उससे कहा, रमेश, आज कुछ भी हो, बच्चों के लिए थोड़ा आटा ले आना। कल भी जैसे तैसे उन्हें यही कच्ची सब्जियां खिलाकर सुला दिया था। हाँ, जरूर लाऊंगा नीमा। चाहे ठंड में जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाऊंगा। आज तुम्हें आटा लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर रमेश काम पर चला गया। कुछ देर बाद वो मंडी पहुंचा। अब सब्जी मंडी में अफरा तफरी थी। बड़े बड़े व्यापारी अपने ट्रकों से सब्जी उतार रहे थे। रमेश के पास तो वो बस 100 का नोट ही बचा था। अरे रमेश, इतने पैसों में क्या ले जाएगा? आज तो टमाटर ही 50 रुपए किलो है। इतने में तो हरी मिर्च भी नहीं आएगी। साहब, आज उधार दे दो। घर में मेरे बच्चे भूखे हैं। कुछ कमाई होगी तो घर में आटा चावल ले आऊंगा। अरे हट, यहाँ भीख नहीं मिलती, समझा? चल अब जा यहाँ से, बाकियों को सब्जी ले जाने दे। आप बेकार का टाइम खोटी कर रहे हो। अब रमेश चुपचाप एक कोने में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा ले जा, मेरे पास थोड़ी सब्जी बची है, बेच लेना, जो बन पड़े दे देना। बाबा भगवान हो, आपने मेरी बहुत मदद की। अब रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर रमेश सड़क के किनारे ठेला लगाकर आवाज लगाने लगा, आलू ले लो, गोभी ले लो, ताजी सब्जी। आलू ले लो, गोभी ले लो, ताजी सब्जी। लेकिन लोग ठंड से बचने के लिए जल्दी जल्दी निकले जा रहे थे। अब कोई रुक ही नहीं रहा था। हे भगवान, तब से खड़ा हूं, लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। ऐसे ही उसे वहां ग्राहकों का इंतजार करते हुए सुबह से दिन हो गया। कुछ देर बाद एक अमीर महिला कार से उतरी। कितने का है आलू? मैडम 30 रुपए किलो। क्या, इतना महंगा? चलो ड्राइवर, आगे चलते हैं। अरे मैडम रुकिए, मैडम ऐसा मत कीजिए। मैडम कुछ तो लेकर जाइए। लेकिन उस औरत ने उसकी एक नहीं सुनी और वो कार में बैठकर चली। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार तो भूखा ही रह जाएगा। रमेश अब प्रभु का नाम लेकर लगातार अपनी प्रार्थना करता रहा। ऐसे ही दिन से दोपहर हो गई, लेकिन उसका कुछ खास नहीं बिका। अब दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही थी और समय के साथ रमेश के हाथ सुन्न हो गए थे। हे भगवान, अगर आज भी कुछ कमाई नहीं हुई तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तभी सामने से एक पुलिस वाला आया। ए ठेले वाले, यहाँ खड़ा होने का लाइसेंस है क्या, जो तू इतनी चौड़ में यहाँ खड़े होकर सब्जियां बेच रहा है? लाइसेंस नहीं साहब, वो तो मेरे पास नहीं है। साहब, गरीब आदमी हूँ, ठंड में बस 2 पैसे कमाने आया हूँ। जुर्माना भर नहीं तो ठेला उठवा दूंगा। साहब, पैसे तो नहीं है।
उसकी गरीबी को देखकर पुलिस वाले ने उसे माफ कर दिया और वहां से चला गया। फिर कुछ देर बाद उसके पास ग्राहक आए, जिससे उसके पास कमाई हुई। फिर शाम के बाद वो अपना ठेला लेकर घर लौट आया। अब उसके हाथ में सिर्फ 1 किलो आटा और कुछ सब्जियां थी। जब वो उन्हें लेकर घर पहुंचा तो वो बड़ा खुश हुआ। अरे आज तो कुछ ले आए। हाँ नीमा, लाया तो, लेकिन आज तो बस इतना ही हो पाया। अब गुड्डू और पिंकी आटा देखकर खुश हो गए। आज रोटी मिलेगी। माँ, आप जल्दी से खाना बना दो ना, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, बस अभी बनाती हूँ। फिर नीमा ने जल्दी से चूल्हा जलाया। ठंड में भी रोटियों की खुशबू से झोपड़ी भर गई। उस रात उन लोगों ने खाना खाया, जिसके बाद वो अपनी उस एक रजाई में सो गए। फिर अगले दिन सुबह वही बूढ़ा किसान फिर आया। रमेश बेटा, आज ठंड और बढ़ेगी, लेकिन हिम्मत मत हारना। ये ले, ये मेरे खेत की सब्जियां हैं, तो इन्हीं में से कुछ सब्जियां कल बेच आना। देख, ठंड बहुत ज्यादा है और मैं बूढ़ा भी। अब मंडी जाकर इन्हें बेचना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तू ही इन सब्जियों को बाजार में बेच दिया कर, और जो थोड़ी बहुत तेरी कमाई होगी उसमें से कुछ मुझे दे देना। इस तरह इस बूढ़े की भी मदद हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं बेच आऊंगा। चलिए, अब आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। फिर अगली सुबह विकास ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा, इसलिए वो बाहर पड़ा रहा। कड़ाके की ठंड की परवाह ना करते हुए वो काम पर चला गया और ठेला लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, हरी सब्जी, ताजी सब्जी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। तभी कुछ देर बाद एक भला आदमी उसके पास आया और बोला, भाई, तुम इतनी ठंड में कैसे खड़े रहते हो ठेला लेकर? देखो तो जरा, आज कोई भी ठेला लेकर यहाँ नहीं खड़ा है, बस एक तुम ही अकेले हो यहाँ। साहब, बच्चों की भूख ठंड से बड़ी होती है, एक माँ बाप के लिए। अगर मैं ठंड के डर के मारे घर पर बैठा रहा तो फिर मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? ये लो, सारी सब्जी मुझे दे दो। वो क्या है ना, मेरा ढाबा है, तो मुझे उसी के लिए सब्जियां चाहिए। और ये रखो कुछ एक्स्ट्रा पैसे, अपने बच्चों के लिए कंबल भी ले जाना। और हाँ, अब से हर रोज मेरे ढाबे के लिए तेरे ठेले से सब्जियां जाया करेंगी। ठीक है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने सारी सब्जियां बोरी में भरकर उस आदमी को दे दी। भगवान शायद कभी कभी इंसान के रूप में भी आ जाता है। रमेश जब कंबल और राशन लेकर लौटा तो नीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तो कम से कम मेरे बच्चे अन्न खाएंगे। भला हो उस आदमी का जी जिसने आपसे सारी सब्जियां खरीद ली। हाँ नीमा, सच कहूं तो मुझे आज समझ आया कि मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती है। बच्चे भी नए कंबल देखकर बड़े खुश हुए। बाबा, अब तो नया कंबल भी आ गया, मतलब अब तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ माँ, जब तक तुम खाना बनाओ तब तक हम इस नए कंबल में आराम कर लेते हैं। बाबा, अब ठंड नहीं लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। नीमा, मैं अभी आता हूं। रमेश उस किसान के घर गया और उसे आधे पैसे दे दिए। ये लीजिए बाबा, आपकी मेहनत की कमाई। जीता रहे बेटा, अब से तू रोज आकर मेरे खेत से सब्जियां ले जाया कर, और जब मर्जी हो तब पैसे दे जाना। ठीक है बाबा। फिर रमेश कुछ देर बाद घर लौट आया। उस दिन के बाद रमेश ने बाबा के खेत से ही सब्जियां लेकर बेचना शुरू कर दिया। ठंड की उस रात विकास ने सीखा कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। गरीबी और ठंड ने उसे तोड़ा जरूर, लेकिन उसके हौसले ने उसे जीतना सिखा दिया। सपना,
चाहे माँ कुछ भी कर ले, मैं उसे पत्नी नहीं मानूंगा। और अगर तुम्हें यही डर है कि मैं उससे शादी कर लूंगा, तो सुनो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। और अगर शादी ही करनी है तो अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? अभी इसी वक्त शादी? लेकिन तुम्हारी माँ। मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं उनकी बात क्यों मानूं? रामनगर नामक गांव में एक सपना नाम की 16 साल की लड़की रहती थी। एक दिन सपना अपनी माँ सीमा के साथ अपनी झोपड़ी में बैठी थी। तभी कमला वहां आती है। सीमा बहन, मुझे तुम्हारी बेटी सपना बहुत पसंद है। उसकी सुंदरता बिल्कुल मेरे छोटे बेटे जैसी है। मैं सपना का रिश्ता अपने बेटे नमन के लिए मांगने आई हूँ। लेकिन बहन, मेरी बेटी अभी सिर्फ 16 साल की है। इतनी छोटी उम्र में मैं उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरा नमन भी बड़ा नहीं है, वो भी 16 साल का ही है। पर मैं अभी शादी नहीं करूँगी। पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करूँगी, फिर तुम्हारी बेटी को अपनी छोटी बहू बनाऊंगी। अगर आप इज्जत से रिश्ता मांग रही हैं, तो मैं भी वादा करती हूँ, मेरी बेटी सपना का रिश्ता आपके बेटे नमन से ही होगा। ठीक है सीमा बहन, अब मैं चलती हूँ। कमला वहां से चली जाती है। सपना ये सब अंदर से सुन लेती है और घबरा जाती है। मैं तो अभी सिर्फ 16 साल की हूँ और माँ मेरी इतनी जल्दी शादी कर देना चाहती है। पर मैं क्या करूँ? कह भी नहीं सकती। उस समय राम से घर में दाखिल होता है। भाग्यवान, ये कमला यहाँ क्या करने आई थी? जी, वो अपने छोटे बेटे नमन के लिए हमारी सपना का रिश्ता लेकर आई थी और मैंने हाँ कर दी। क्या? उसके बेटे को तो हमने कभी देखा भी नहीं। मैंने देखा है, बहुत सुंदर लड़का है। मुझे लगा हमारी सपना के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब फिर तो अच्छा ही है, वे लोग पैसे वाले हैं, हमारी बेटी वहाँ खुशी से रहेगी। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। सपना और नमन दोनों एक दूसरे को हर दिन दूर से देखते हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते। अब तो 5 साल बीत गए। कमला बहन तो कभी दोबारा आई ही नहीं। सपना अब शादी योग्य हो गई है। आखिर कब तक इंतजार करेंगे? हाँ, अब मुझे भी पछतावा हो रहा है। हमने उनकी बातों पर अपनी बेटी को 5 साल रोक दिया। अब वो 21 साल की हो गई है। गांव वाले भी पूछते हैं कि उसकी शादी कब करेंगे। उसके बड़े बेटे की शादी भी हो गई और बहू माँ बनने वाली है, पर वो औरत एक बार भी हमारे घर नहीं आई। अरे, तुम अब हमारी बेटी के लिए अब कोई दूसरा रिश्ता तो देखो। ये सब सपना सुन लेती है और रो पड़ती है। नहीं पिताजी, मैं दूसरी जगह शादी नहीं करूंगी। आपने जिस दिन मेरा रिश्ता नमन जी से तय किया था, उसी दिन से मैंने उन्हें अपना पति मान लिया था। पहले मैं खुश नहीं थी, फिर धीरे धीरे मेरे दिल में उन्होंने अपनी जगह बना ली। बेटी, ये कैसी जिद है? वो लोग 5 साल में एक बार भी नहीं आए। तुम्हारी माँ सही कह रही है। नहीं पिताजी, हर दिन जब मैं घर से निकलती हूँ तो नमन मुझे दूर से देखता है। उसकी आंखें कहती है कि वो भी मुझसे प्रेम करता है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। अच्छा, तो उससे पूछ ले, कहीं वो तुझसे सच में प्रेम करता है या बस यूं ही देखता है। सपना रोते हुए घर से निकलती है। बाहर पेड़ के नीचे नमन खड़ा होता है। सपना उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। नमन, तुम पिछले 5 साल से मुझे देखते रहे, कभी बात नहीं की। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? सपना, मैं सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि तुम खुद अपने दिल की बात कहो। मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। मैं बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी हमारी शादी होगी। तुम निश्चित होकर घर जाओ। सपना चली जाती है। नमन खुश होकर घर पहुंचता है। नमन बेटा, कहाँ था तू?
मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। माँ, मुझे भी आपसे बात करनी है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, भाभी भी माँ बनने वाली है। अब मेरी शादी करा दीजिए। आपने 5 साल पहले सपना से मेरा रिश्ता तय किया था, और माँ, अब मुझे उससे बहुत प्रेम हो गया है। ये क्या, उस गरीब लड़की से प्रेम हो गया? मैं तो इसकी शादी अब किसी पैसे वाली लड़की से करवाऊंगी। सपना को बहू बना के मैं अपने घर की इज्जत नहीं गिरने दूंगी। पहले वो मुझे पसंद थी, अब नहीं। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेटा हाँ, मैं कर दूंगी शादी। तू बस कुछ दिन इंतजार कर ले, सब हो जाएगा। नमन खुश होकर चला जाता है। कमला तुरंत अपनी बड़ी बहू रानी के कमरे में जाती। क्या हुआ माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? रानी बहू नमन सपना से प्रेम करने लगा है, पर मैं उन दोनों का रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ। मेरा मन बदल गया है। मैं अब अपने घर में पैसे वाली बहू लाऊंगी। तुम अपने मायके और रिश्तेदारों में कोई सुंदर अमीर लड़की तलाशना शुरू कर दो। माँ जी, ये तो गलत होगा। आपने ही रिश्ता तय किया था और अब तो दोनों प्रेम भी करने लगे हैं, तो ये रिश्ता तोड़ना ठीक नहीं होगा। और आप तो खुद ही रिश्ता लेकर उनके यहाँ गए थे ना? वो तो रिश्ता लेकर हमारे यहाँ नहीं आए थे। रानी बहू, मैं नमन की माँ हूँ। अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है, इसीलिए तुम बस लड़की ढूंढना शुरू करो। माँ जी, अगर आपने सोच ही लिया है तो एक लड़की है, उसका नाम शिवानी है। वो मेरे ही रिश्तेदारी में है। वो बहुत अमीर है और उनकी इकलौती बेटी है। अगर आप उसे अपने घर की बहू बना लें तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। वैसे भी शिवानी ने 1-2 बार देवर जी को देखा भी है, तो वो हाँ कर देगी। मैं आज ही जाकर अपने बेटे के लिए रिश्ता तय करती हूँ। माँ जी, यहाँ से बगल के ही गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है, वहीं उसका घर है। आप वहीं जाकर रिश्ते की बात कर सकती हैं। इतना सुनकर कमला तुरंत घर से निकल पड़ती है और अकेली गांव पहुंचती है, जहां सामने एक बहुत बड़ी हवेली दिखती है। अरे, इतनी बड़ी हवेली, ये तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। अगर इस घर की लड़की मेरी बहू बन जाए तो मेरा मान सम्मान ही बदल जाएगा। तभी किशन बाहर आता है। आप कौन हैं और यहाँ किस काम से आई हैं? मैं कमला देवी हूँ, पड़ोस की गांव के जमींदार की पत्नी। मैं आपकी बेटी शिवानी के लिए अपने बेटे नमन का रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरा बेटा बहुत सुंदर है और सुना है कि आपकी बेटी भी बहुत सुंदर है। दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। तभी शिवानी अंदर से आती है। अरे, इतनी सुंदर लड़की, ये तो सपना से भी कई गुना सुंदर है। अब मेरे घर की बहू यही बनेगी। भाई साहब, मैं कुछ ही दिनों में अपने बेटे को लेकर आऊंगी। रिश्ता तय हुआ समझिए। ठीक है बहन जी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं बस अपनी बेटी की खुशी देखना चाहता हूँ। कमला खुश होकर अपने घर आती है। माँ, क्या हुआ? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए रिश्तेदारी में एक रिश्ता तय कर दिया है। जमींदार की बेटी शिवानी, बहुत सुंदर और इकलौती बेटी। मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सपना से प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। आपने भी कहा था ना कि आप मान जाएंगी। अब आप बात से कैसे पलट सकती हैं? मैं शिवानी से शादी नहीं करूंगा। देख लेना, जितना जिद तू करता है उससे ज्यादा जिद मैं कर सकती हूँ। मैं उस गरीब घर की लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। शिवानी ही मेरे घर की बहू बनेगी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपका बेटा हूं। मैं भी कह रहा हूं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नमन गुस्से में चला जाता है। माँ जी, अब क्या होगा? देवर जी तो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बहू, मैं जो ठान लेती हूँ वो पूरा करके ही रहती हूँ। जब नमन शादी से इनकार कर रहा है तो मैं शादी से पहले ही शिवानी को घर की बहू बनाकर ले आऊंगी, और जब वो उसे देखेगा तो उसके सौंदर्य से खुद ही प्रेम कर बैठेगा। सपना को वो भूल जाएगा। कुछ दिन बाद कमला फिर किशन के पास जाती है
बहन जी, आप अभी तो गई थी, अब फिर आ गई। कोई परेशानी है क्या? भाई साहब, मेरे पति कान के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। वो 3 साल पूरे होने के बाद ही वापस आएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू पहले उनकी तस्वीर के सामने माथा टेक दे। और जब तक मेरा बेटा बाहर काम के सिलसिले में है, तब तक मैं अपनी बहू को अपने घर में रखना चाहती हूँ। शादी के बाद तो वही मुझे खाना बनाकर खिलाएगी। इसीलिए उससे पहले मैं उसे बेटी का प्यार देना चाहती हूँ और मैं उसे खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। मेरे खानदान की यही परंपरा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार देखा है कि कोई सास अपनी बहू से इतना प्यार कर सकती है। बेटी शिवानी, इधर आओ। ये तुम्हारी सास है कमला देवी। ये तुम्हें अभी अपने साथ बहू बनाकर ले जाना चाहती है। क्या तुम जाना चाहती हो? हाँ पिताजी, क्यों नहीं। मैंने नमन जी को सामने से तो नहीं देखा, लेकिन कभी कभी दूर से देखा है। वो बहुत सुंदर लगती है, मुझे वो पसंद है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। शिवानी कमला के साथ गांव आती है। तभी सुधा रास्ता रोक लेती है। अरे कमला बहन, ये लड़की कौन है? सुधा बहन, ये मेरी होने वाली बहू है। पूरे गांव में सबसे सुंदर बहू मैं ही लाई हूँ। लेकिन इसके मांग में सिंदूर तो नहीं है और तुम्हारे बेटे की शादी हुई भी नहीं, तो ये बहू कैसे हो गई? देखो, मैं इसे बहू बनाकर ले आई हूँ। आज नहीं तो कल मेरा बेटा इससे शादी कर ही लेगा। कमला शिवानी के साथ घर जाती है। माँ, ये आप किसको घर ले आई हो? बेटा, ये तुम्हारी पत्नी शिवानी है। तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे, बात करोगे तो प्रेम हो ही जाएगा। माँ चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। चाहे ये कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर मैं सपना को कभी नहीं भूलूंगा। नमन वहां से चला जाता है। माँ जी, ये सपना कौन है और वो इस तरह क्यों बोल रहे थे? बेटी, तू नहीं जानती, सपना एक बहुत ही बुरी लड़की है। उसने मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है। मैं इसीलिए तुझे यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि तू मेरे बेटे से बात करके उसे उसके चंगुल से बचा सके। उसके बाद मैं तुझे बेटी की तरह प्यार दूंगी और वो सारी सुख सुविधाएं भी दूंगी जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आपका बेटा किसी गलत संगत में पड़ा है तो मैं उसे सही रास्ते पर जरूर लाऊंगी। चाहे मुझे इसके लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, या मुझे यहाँ बिना शादी के ही क्यों न रहना पड़े। मैंने बिल्कुल हीरा चुना है। शिवानी, तू मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। वहीं दूसरी तरफ सुधा सीमा के घर पहुंचती है। अरे सुधा बहन, आप यहाँ कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बहन, जिसके भरोसे तू 5 साल से सबको कहती फिर रही थी कि तेरी बेटी सपना का रिश्ता तय हो गया है, वही कमला देवी अब किसी और को बिन ब्याहे बहू बनाकर ले आई है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा। सीमा वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी राम सिंह आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम अब बहुत परेशान लग रही हो। जी देखिए, हमने अपनी बेटी को कुछ दिन का समय दिया था, मगर नमन ने धोखा दे दिया। उसकी माँ किसी और लड़की को बिन ब्याहे घर लेकर आ गई है। ये सब बातें सपना सुन लेती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी माँ से शादी की बात करेगा और हम दोनों की शादी होकर रहेगी। बेटी, अभी भी समय है, उसे भूल जा। वो तुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। जब उसकी माँ किसी और लड़की को बहू बनाकर ले आई, तो आज न कल वो उसी को पत्नी मानेगा। मेरी बात मान ले, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लूंगी। नहीं माँ, मैं उसी से प्यार करती हूँ। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। सपना रोते हुए घर से निकल जाती है। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने कहा था कि माँ से शादी की बात करोगे, फिर ये क्या? तुम्हारी माँ किसी लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आई है। सपना, मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया है। उसने कहा था कि वो हमारी शादी कराएगी, लेकिन वो एक शिवानी नाम की लड़की को मेरी पत्नी बनाकर घर ले आई है। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल पूरे गांव वाले उसे ही तुम्हारी पत्नी मानेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे घर की बहू बनकर आ चुकी है। तुमने मुझे धोखा दिया। 5 साल का मेरा प्यार यूं भुला दोगे?
ये मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं सपना, चाहे माँ कुछ भी कर ले, मैं उसे पत्नी नहीं मानूंगा। और अगर तुम्हें यही डर है कि मैं उससे शादी कर लूंगा तो सुनो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। और अगर शादी ही करनी है तो अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? अभी इसी वक्त शादी? लेकिन तुम्हारी माँ। मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनकी बात क्यों मानूं? नमन सपना को मंदिर ले जाता है और वहीं पर दोनों शादी कर लेते हैं। नमन सपना को जंगल के बीच पुराने घर पे छोड़ देता है और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना हो गया। नमन जी ने आज तक मुझसे ढंग से एक शब्द तक बात नहीं की है। नहीं, आज तो मैं उनसे बात करके ही रहूंगी। इसी समय नमन घर में आ जाता है। शिवानी भागकर उसके पास जाती है। जी क्या हो गया? मैं 1 महीने से आपके घर में आपकी पत्नी बनकर रह रही हूँ। पूरे गांव वालों ने मुझे आपकी पत्नी का दर्जा दिया है, लेकिन आप आज तक मुझसे एक शब्द तक बात भी नहीं की है। क्यों जी? देखो शिवानी, तुम सुंदर हो और हर लड़की का अपना स्वाभिमान होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सपना नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी को मैंने अपनी पत्नी माना है। इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। शिवानी वहां से चला जाता है। कमला ये सब सुन लेती है। ये लड़का तो मेरी ही लुटिया डुबाने पे लगा हुआ है। शिवानी रोने लगती है। कमला उसके पास आती है। अरे तेरी आंखें क्यों भर आई? शिवानी बहू रो मत। अभी नहीं मान रहा है, पर थोड़ा वक्त दे दे। वो जरूर उस सपना नाम की लड़की को भूल जाएगा और तुम्हें ही अपनी पत्नी मानेगा। मुझ पर विश्वास रख। ठीक है माँ जी, मैंने आप पर विश्वास रखा है। मैं 1 महीने से यहाँ हूँ और अगर आप कह रही हैं तो ये सच होगा। मैं यही रहूंगी। समय बीतता है। धीरे धीरे दिन महीने में बदलते हैं, महीने साल में। पूरा 1 साल बीत जाता है, लेकिन नमन ने शिवानी से आज तक एक शब्द तक बात नहीं की। फिर एक दिन, बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। 1 साल से शिवानी को घर में रख रखा है, बहू बनाने की उम्मीद में, लेकिन ये लड़का है कि उससे एक शब्द तक बात नहीं करता। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप शिवानी को जाने दीजिए। उसके पिताजी कई बार खत भेज रहे हैं, शादी के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन देवर जी तो हाँ करने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं, पहले मुझे उस लड़की का पता लगाना होगा। आखिर सपना कहाँ है? मैं उससे जाकर कहूंगी कि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। कमला गुस्से में वहां से निकल पड़ती है और सीमा के घर पहुंचती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चली जाइए यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखो सीमा, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रखा है। अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से दूर चली जाए, और मेरी जो बहू 1 साल से मेरे घर में है, कम से कम उसे तो वो अपनी पत्नी माने। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा उससे बात तक नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है और तुम्हारा बेटा क्या करता है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब आप जाइए यहाँ से। कमला गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी राम से सीमा के पास आता है। अरे तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि हमारी बेटी ने उसके बेटे से शादी कर ली है और वो उसी के साथ जंगल वाले घर में रहती है? आप कैसी बातें कर रहे हो जी? हमारी बेटी अभी गर्भवती है और उसने कहा था कि ये बात किसी को नहीं बतानी। अगर इन लोगों को पता चल गया तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। एक गलती मेरी बेटी ने कर ली, अब मैं नहीं चाहती कि उस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़े। हाँ, ये भी ठीक है। उसने शादी तो कर ली है, पर गांव वाले उसके रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। दोनों परेशान होकर बैठ जाते हैं। उधर कमला अपने घर पहुंचती है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और वो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और भाग जाता है। माँ जी, ये आदमी कौन था? उसने आपके कान में क्या कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। रानी, तू मेरे साथ चल। कमला रानी बहू को लेकर घने जंगल की ओर जाती है और दोनों अपने पुराने वाले घर पहुंचती हैं, जहां सपना गर्भवती बैठी होती है। ये क्या?
तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये बच्चा किसका है? माँ जी, मैंने नमन से शादी कर ली है और ये बच्चा उन्हीं का है। मैं आपकी बहू हूँ और ये आपका होने वाला पोता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने चोरी चुप के उनसे शादी की। तुमने क्या गजब कर दिया सपना। मैंने शिवानी को 1 साल से अपने घर में बहू बनाने की उम्मीद में रखा है। पूरे गांव वाले उसे मेरी बहू मानते हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी और शिवानी को क्या कहूंगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं की माँ जी। वो मुझसे सच्चा प्रेम करते थे, इसीलिए हमने विवाह किया। और वैसे भी वो 3 महीने से मुझसे मिलने नहीं आए हैं। ऐसा क्या किया आपने जो वो मुझसे मिलने तक नहीं आए? अच्छा हुआ मैंने उसे 3 महीने पहले शहर काम करने भेज दिया था। माँ जी, अब क्या करें? सपना गर्भवती है और ये तो हमारे खानदान के चिराग को जन्म देने वाली है। हमें इसे घर ले जाना चाहिए। चुप हो जा। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती और इसे अपने घर कभी नहीं ले जाऊंगी। और तू सुन ले सपना, आइंदा कभी मेरे घर या मेरे बेटे की जिंदगी के आसपास भी मत भटकना। ऐसा मत करिए माँ जी, भगवान के लिए। मैं माँ बनने वाली हूँ। इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पेट में आपके ही खानदान का वंश पल रहा है। क्या आपको इस बच्चे से भी कोई लगाव नहीं है? ये आपके बेटे का अंश है। कमला बिना जवाब दिए रानी का हाथ पकड़कर उसे खींचती है और अपने घर ले आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हो। देखो बेटी, तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो और मेरे घर की बहू बनना चाहती हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। ऐसा क्या करना होगा माँ जी? मेरा बेटा शहर में जो काम कर रहा है उसका तुम्हें पता ही है। तुम्हें वहां जाकर मेरे बेटे से कहना है कि वो पूरे साल भर तक गांव नहीं आए। कुछ भी करके उसे वहां रोक देना, क्योंकि उसने सपना नाम की लड़की से शादी कर ली है और वो गर्भवती है। और जब मेरा बेटा वापस आएगा तब तक मैं उसको ठिकाने लगा दूंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो जल्दी से घर से निकल जाती है। माँ जी, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। चुप हो जा तू। अगर घर का भला चाहती है तो एक शब्द नहीं बोलेगी। फिर अगली सुबह होते ही शिवानी शहर से लौटती है। माँ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने कर दिया। नमन जी अब साल भर नहीं आएंगे। मैंने उन्हें अपनी बातों में फंसा दिया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया बहू। अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ही मेरे घर की बहू बनेगी। ये सारी बातें वहाँ खड़ी सीमा सुन लेती है। हे भगवान, मैं तो अपनी बेटी को इन लोगों को घर लाने के लिए बात करने आई थी, लेकिन ये लोग तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद करने पर तुले हैं। नमन को भी शहर भेज दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मेरी बेटी इस हालत में अकेले जंगल में कैसे दनेगी? अभी तक तो नमन को भी ये बात नहीं पता। मेरी बेटी और उसकी पत्नी गर्भवती है। वो घबरा कर घर आती है। अरे क्या हुआ? तुम अब बहुत परेशान लग रही हो। जी, कमला और उसकी बहू रानी और वो शिवानी मिलकर हमारी बेटी सपना की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। नमन को शहर में रोक दिया गया है और मेरी बेटी 4 महीने की गर्भवती है। ऐसे में वो अकेले जंगल में कैसे रहेगी? ये सुनते ही राम सिंह अचानक गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो ये जाती मैंने है। क्या कर दिया? मुझे आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। आपका सीना पहले से कमजोर था और इतनी बड़ी बात सुनते ही आप मुझे छोड़कर चले गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मेरी बेटी गर्भवती है और मेरे पति भी चले गए। वो रोते हुए पति का अंतिम संस्कार करती है और जंगल में सपना के पास जाती है। क्या हुआ माँ? बेटी, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बेटी, दुख की बात यह है कि तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या हुआ माँ? कमला ने नमन को शहर भेज दिया है और उसे साल भर नहीं आने के लिए कहा है। अब उस हालत में तुम अकेले कैसे रहोगी? अब मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगी जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता। फिर सीमा सपना के ही साथ रहने लगती है। गांव में इसलिए नहीं आती
गांव वालों को क्या बोलती बेटी के गर्भवती होने के बारे में। समय बीतता है, बच्चे का जन्म होता है। 2 महीने गुजर जाते हैं। तभी एक रात तेज ठंड पड़ती है। सीमा के पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था, इसीलिए वो सहन नहीं कर पाती और उसी रात सीमा की मृत्यु हो जाती है। माँ उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। आपने मुझसे वादा किया था। हे भगवान, पहले मेरे पिता, अब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। सपना फूट फूट कर रोती है और सीमा का अंतिम संस्कार करती है और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पालती है। दिन प्रतिदिन चिंता और फिक्र करने से सपना की भी तबीयत खराब होने लगती है। फिर एक दिन कमला उसके पास आती है। अरे कलमुही, तू अभी तक इस बच्चे के साथ जी रही है। तेरे माँ बाप मर गए, तेरे पति ने भी तुझे छोड़ा हुआ है, और तू ये गांव छोड़कर क्यों नहीं चली जाती है? माँ जी, आप जो चाहे करिए, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नमन जी का इंतजार कर रही हूँ, वो जरूर आएंगे। रुक जा, अभी बताती हूँ। वो सपना की झोपड़ी में आग लगा देती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? आपने मेरी झोपड़ी में आग क्यों लगा दी? अब मैं इतने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो तरस खाइए माँ जी। तुझे झोपड़ी पर बहुत घमंड था। अब देख, इसे लेकर कहाँ जाती है? बारिश भी होने वाली है। नमन के आने से पहले तू गांव छोड़ दे। कमला चली जाती है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। सपना बच्चे को गोद में लेकर आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पूरे दिन और रात लगातार बारिश होती रहती है। सपना भूखी प्यासी वहीं दम तोड़ देती है। उसका बच्चा उसके पास रोता रहता है। कुछ समय बाद कमला और रानी वहां पहुंचती है। माँ जी, ये तो मर गई और ये बच्चा कितना रो रहा है। ये हमारे खानदान का चिराग है माँ जी। अपने पोते को घर के चलो अब। चुप रहो और इधर आओ। अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा, मेरे बेटे को और उस बच्चे के बाप को कभी नहीं बताओगी कि उसकी कोई भी संतान है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? इस मासूम बच्चे की माँ मर चुकी है। इसके पिता को पता ही नहीं है कि उसकी कोई संतान भी है। ये 4 महीने का बच्चा कैसे जिएगा अपनी माँ और पिता के बिना? पूरी रात की बारिश से इसकी माँ मर गई। सपना खुद तो मर गई। उसने सारे कपड़े बच्चे के ऊपर डालकर उसकी जान बचा ली, खुद की जान दे दी। एक माँ जाते जाते अपने बच्चे को बचा गई। अब हमको सपना की आखिरी आरज़ू पूरी करनी चाहिए। इस बच्चे को इसके पिता को दे देते हैं। मेरा बेटा है और मुझे पता है उसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। अब तू घर चल और अपना मुंह बंद कर। अगर तूने मुंह खोला मेरे छोटे बेटे के सामने तो तेरी गोद से तेरा ये 3 साल का बच्चा छीन लूंगी और तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। दोनों वहां से चली जाती है। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये क्या है? ये तो सपना है और ये तो बेचारी मर गई है। अरे इसकी माँ भी मर गई, इसके पिता भी मर गए, और देखो इतना मासूम सा बच्चे के पास ही ये भी मर गई। हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं। कम से कम इसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी। फिर इसके बच्चे का क्या करें? इसका भला हम क्या करेंगे? अब ये किसका पाप है? मुझे क्या पता, इस पाप को अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। सब गांव वाले सपना को उसी आम के पेड़ के नीचे दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। एक दिन बीत जाता है। शाम में नमन अपने घर आता है। माँ, मैं 1 साल बाद आया हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बता क्या दिखाना चाहता है? आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। नमन जंगल वाले अपने घर की ओर भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। ये क्या? यहाँ पर तो मैंने सपना को रखा था। सपना तो है ही नहीं। वो कहाँ चली गई है? हे भगवान, सपना कहीं दिख क्यों नहीं रही है?
वो जंगल में हर जगह ढूंढता है, पर सपना नहीं मिलती। फिर थक कर वो अपने घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। बेटा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। तुम बाहर थे, इसीलिए मैंने ये बात छिपाई। सपना इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैंने सपना को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया, ताकि तुम आते रहो और उसके ऊपर फूल चढ़ा सको और उससे बातें करते रहो। अगर मैं उसका अंतिम संस्कार कर देती तो तुम कभी उससे बात भी नहीं कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उससे शादी का वादा किया था कि मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। माँ, मैंने सोचा था कि आप सपना से नफरत करती हैं, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में आपने सपना को मिट्टी के नीचे दफन किया। आपका बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, अब सपना तो नहीं है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो। तो मैं शिवानी, और तुम्हारी शादी की बात पंडित जी से कर लेती हूँ। जी से कर लेती हूँ। नमन कुछ नहीं कहता और उदास होकर बाहर निकल जाता है। वो जा रहा होता है कि तभी आम के पेड़ के नीचे एक मासूम बच्चा रोता हुआ दिखता है। अरे, ये किसका बच्चा है और ये आम के पेड़ के पास क्यों रो रहा है? इसकी माँ कहीं नहीं दिख रही है। लग रहा है जंगल में लकड़ियां काटने गई होगी, आ जाएगी। नमन आगे बढ़ने लगता है, तभी पेड़ से आवाज आती है। रुक जाओ नमन। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं बोल रही हूँ, ये आम का पेड़, और मैं कोई और नहीं, मैं सपना की आत्मा हूँ। मैं इसी पेड़ में समा गई हूँ। सपना, तुम यहाँ? तुम्हारी माँ ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे बच्चे को देखो, 2 दिन से अकेला तड़प रहा है। रात को एक बकरी आती है जंगल में से, उसको दूध पिलाकर जाती है, जिससे ये जिंदा है। गांव वालों ने मुझे ऐसी पेड़ के नीचे दफना दिया। तब से मैं अपने बेटे की छाया बनकर उसे यही संभाल रही हूँगा। तुम्हारी माँ को पता चल गया था कि मैं गर्भवती हूँ, तो उसने मुझे मिटाने की कोशिश की। मेरे माँ बाप भी इस सदमे में मर गए। तुम्हारी माँ ने मेरा घर जला दिया और मैं बारिश में रात दिन भीगती रही। नहीं सपना, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। ये बच्चा तुम्हारा है। जब तुम मुझे छोड़कर गए, उस समय मैं गर्भवती थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम लौटे ही नहीं। तभी पेड़ से पानी की बूंदों की तरह आंसू गिरने लगते हैं। ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा। नमन बच्चे को उठा लेता है और फूट फूट कर रोता है। सपना, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो गलत किया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं हर पल तड़पता हूं तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर दो। मैं अपना पति धर्म निभा नहीं पाया। नमन अपने बेटे को लेकर अपने घर की ओर जाता है। अरे, ये क्या? ये इस बच्चे को लेकर क्यों आया? माँ, आप इतनी गिर सकती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया, मेरी पत्नी, और आपने उसके माँ बाप को परेशान किया। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती हो। मैं अभी इसी घर को छोड़कर जा रहा हूं और मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिंदगी में न कभी आप मेरा चेहरा देखोगी और न मैं आपका। नमन अपने बेटे को लेकर जाने लगता है कि तभी रानी आती है। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मजबूर थी। मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मुझे धमकी दी थी कि मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल देंगी। नमन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और गांव हमेशा के लिए छोड़ जाता है। वहीं कमला देवी जमीन पर बैठकर रो पड़ती है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बेटे को खो दिया। दूसरे का घर उजाड़ने के चक्कर में मैंने अपना खुद का घर उजाड़ लिया। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। वो फूट फूट कर रोती रहती है, लेकिन नमन कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।